ठीक है। सी, हमारा जो पहला टॉपिक है विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज हिस्टोलॉजी। ठीक है। आप लोग ने सबने पढ़ा होगा अपनी डिग्री में हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी सुनते आ रहे हैं, जब भी कोई ऑर्गन पढ़ते हैं वहां पे भी हिस्टोलॉजी की बात आती है। ठीक है। तो बेसिक चीज है कि ये आपका हिस्टोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। है ना। अगर क्लास में बच्चे हैं वो उनको ये पता होगा कि हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस अगर टिश्यूज में होंगे, क्या बोलते हैं उनको। लैंगर है, मार्शल, लैंगर, मोनोसाइट, हिस्टियोसाइट। हिस्टियोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स। ठीक है। तो हिस्टो, देखो हिस्टियो मतलब हिस्टो टर्म आई, यानी कि हिस्टो टर्म हम टिश्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। सी, अगर हमने ये बोला कि हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार ये टिश्यूज होता क्या है। ठीक है। ये टिश्यूज बनता किससे है ना। तो अगर हम हिस्टोलॉजी में टिश्यूज पढ़ रहे हैं तो बेसिक में अगर हम बैक जाए तो हम ये समझेंगे कि यार टिश्यूज किससे बनते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि टिश्यूज किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। है ना, कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स। ठीक है। जब एक सिमिलर तरीके की सेल, सी, दो डेफिनेशन है, एक होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। अगर एक तरह की सेल्स कहीं पे मिल जाए, सिमिलर सेल्स मतलब एक तरह की सेल्स कहीं पे मिल जाए, वो बनाती है आपकी टिश्यूज। ठीक है। जब हमने ये बोला कि यार हिस्टोलॉजी जो जो टिश्यूज है, टिश्यूज बनती है आपकी सेल से, यानी हमारा मकसद पहले ये है समझना कि यार ये सेल होता क्या है, क्योंकि सेल ही मिलके बनाता टिश्यूज को। अगर हम टिश्यूज पढ़ेंगे यानी कि हम हायर लेवल पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे यार बेसिक्स क्या है, आपकी सेल्स जो है ना वो किसकी बनी होती है। तो आपका सेल जो होता है वो होता क्या है। सी यार, हम लोग बचपन से ही एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं हर एग्जाम में बचपन से ही, कि एक सेल जो होती है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि कोई भी बॉडी का, चाहे आपका नेल, आपके नेल का टिप, आपके पैर का टिप, हर कोई पार्ट जो आपकी बॉडी का है वो सेल का बना होता है। सेल ही है जो सारा काम करती है। सेल ही है जो एक इंसान के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो आपकी सेल होती है। सी, अगर हम लोग एक चीज समझेंगे वो ये है कि एक सेल जो होती है ना, बहुत सारी सेल्स मिलके बनाती है आपका टिश्यूज, है ना। बहुत सारी टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं आपका टिश्यू जो ऑर्गन्स। मिलती है तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। यही ऑर्गन्स। वजह है कि यही वजह है कि हिस्टोलॉजी में हम पहले पढ़ेंगे टिश्यूज, है ना। मतलब एपिथेलियल टिश्यू हुआ, आपका नर्वस टिश्यू हुआ, आपका स्केलेटल टिश्यू हुआ, आपका कनेक्टिव टिश्यू हुआ। उसके बाद आप देखना मैं डायरेक्टली जंप करूंगी ऑर्गन्स पे, कि भाई रूमेन किसका बना होता है, रेटिकुलम किसका बना होता है, इंटेस्टाइन्स किसका बना होता है। यानी टिश्यूज जो होते हैं ना वो मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स। तो जब आपके ऑर्गन्स मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, है ना। उसी तरीके जैसे हम बोलते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स का बना है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स का बना है। ठीक है। ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ना, ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, जो सारे सिस्टम्स है ना जब ये मिलते हैं ना ये क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपकी हायरार्ची। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके आपके टिश्यूज बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन्स बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आपका ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन के जो सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जब मिलेंगे ये बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम है, चाहे एनिमल्स है, चाहे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें, जो आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं सेल से शुरुआत करूंगी, मैं टिश्यूज पे चली जाऊंगी, मैं डायरेक्टली चली जाऊंगी ऑर्गन्स पे। ठीक है। दिस इज द सिस्टम, हम इस तरीके से हम पूरा चैप्टर जो है ना हिस्टोलॉजी का वो पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक मुझे ये बोलना था। सी, अब जब सेल्स की बात आती है, सेल्स जो होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना कि सेल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूकैरियोटिक सेल एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है तो यूकैरियोटिक होता है, हाँ। और न्यूक्लियस सी, वेल डिफाइंड नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक। एग्जैक्टली अगर एक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तब हम इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और अगर एक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो होता है आपके प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, आपके प्रोटोजोआ, मोनिस्टा वगैरह जो भी है वो आपके प्रोटोजोआ में आएंगे। और यूकैरियोट्स में आते हैं आपके प्लांट, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है।
अब जो यूकैरियोटिक में सेल्स होती है, यूकैरियोट्स में, वो दो तरह की होती है, सबने पढ़ी होंगी। एक होती है हमारी सोमैटिक सेल, एक होती है हमारी जर्म सेल या फिर हमारी रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। अब सोमैटिक सेल और जर्म सेल के बीच में क्या डिफरेंस होती है? जो सोमैटिक सेल होती है हमारी, ये होती है हमारी डिप्लॉइड, यानी कि सोमैटिक सेल होती है 2n, ठीक है। और जो जर्म सेल होती है हमारी, ये होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोले तो n, ठीक है। जर्म सेल्स में क्या आती है? जर्म सेल्स वो सेल्स होती है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स मोस्टली टेक पार्ट इन ग्रोथ, है ना, ये आपकी ग्रोथ में पार्ट लेंगी। और जो जर्म सेल्स होती है ये पार्ट लेंगी आपके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब जर्म सेल्स में कौन आती है? आपका स्पर्म, आपका ओवा, ठीक है, बिकॉज यही दो जो है वो आपके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगी, चाहे फिर बाद में माइटोसिस और मियोसिस हो जाता है। मोस्टली जो जर्म सेल्स में होता है वो आपका मियोसिस है, ठीक है। उससे जब आपका लास्ट में बनती है आपकी डॉटर सेल्स। तो ये होता है आपकी सेल्स बेसिकली, एक सोमैटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एक सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एक सेल जो है वो किसका बना होता है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में पहला टॉपिक सेल स्ट्रक्चर है और दूसरा टॉपिक है सेल साइकिल, ठीक है। अब मैं समझती हूँ कि मेरी क्लास में जो, एक सेकेंड, यू मे वन, सॉरी हाँ, सी, एक आपका जो सेल है, आपका जो सिलेबस है, उसमें आपकी सबसे पहले दो चीजें लिखी गई है। एक लिखा गया है पहले सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखा गया है सेल साइकिल, ठीक है। अब सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारी क्लास में जिन्होंने जेनेटिक्स वगैरह में सेल साइकिल पढ़ा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं शायद जो कि आईकर से है, उन्होंने शायद सेल साइकिल नहीं पढ़ा है, ठीक है। और सेल साइकिल जो है और सेल स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यू डिसाइडेड योर सेल्फ। सी, मैम जो नहीं सेल, पढ़ना। नहीं पढ़ना है, किसी को भी नहीं पढ़ना है। नो मैम। आईकर स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली उनकी बात है, क्योंकि उनका जेनेटिक सिलेबस में नहीं है। सी, मैं जो ये सेल स्ट्रक्चर है ना, मैं इसका बेसिक ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे काम के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेल जो होती है ये बना होता है एक सेल वॉल का, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस कि अगर एक सेल जो है, एक सेल ऐसी होती है जिसमें सेल वॉल होता है, एक सेल ऐसी है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो आपका सेल वॉल किस सेल में होता है? बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में। एंड एंड प्लांट सेल, सी, जो आपकी प्लांट सेल होती है वहां पे सेल वॉल होता है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन कितना सिंपल लगता है कि यार ये तो सबको पता होता है। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो दैट कि जो प्लांट सेल होती है, एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी में GS1 में सवाल आया था सेल वॉल पे, और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता था कि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होता है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये चीज, ये हालत हो जाती है बाद में, जब आगे आगे पहुंच जाते हैं तो बेसिक चीजें नहीं रहती है याद, ठीक है। अब सी, सेल वॉल के बाद अगर हम एक एनिमल सेल पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एनिमल ही है, तो प्लांट सेल को मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं सेल वॉल पे आऊंगी। सी, सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा सेल का, वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है ना, सेल मेम्ब्रेन बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, हम इनको एनालॉगस यूज करते हैं, ठीक। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा। इसमें ये जो साइटोप्लाज्म होगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसमें आपका न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम में एक टर्म आती है यार, पता नहीं आईकर वालों को हो सकता आ जाए, वो है प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है, जब ये दो मिलते हैं ये आपका बना देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये मिलके बनाते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद होता है आपका न्यूक्लियस और आपकी ऑर्गेनेलीज, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये बना होता है एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर का, जिसको आप बोलते हो साइटोसॉल, ठीक है। अब ये चीज तो बेसिक था। अब क्वेश्चन हमारा मेन दो चीजों पे आ जाता है वापस, एक हमारा न्यूक्लियस, एक हमारी सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। पहला चीज होता है न्यूक्लियस। आप में से कोई बताएगा कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस में एक डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे होता है मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, जो ये न्यूक्लियस होता है इसके जो मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स होते हैं प्रेजेंट। व्हाट वी कॉल इट? क्या बोलते हैं इन पोर्स को? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोपोर। क्वेश्चन ये है कि यार ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? साइटोप्लाज्म से मटेरियल या इसमें जो mRNA के लिए सी, आप लोगों को ये चीज पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है? यस मैम। इसमें
अच्छा चलो, आप लोगों का एग्जाम है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछती हूँ। ये जो न्यूक्लियोलस थे, ये किसने डिस्कवर करा था? जेनेटिक्स में आता है ये सवाल, हिस्ट्री में, जेनेटिक्स की हिस्ट्री में आता है सवाल। किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस? एंड किसने रॉबर्टसन। डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और किसने डिस्कवर किया था आपका न्यूक्लियोलस? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। 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 एंड न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया था? ये आ जाता है रॉबर्ट जेनेटिक्स। हुक। नहीं, रॉबर्ट डेनिस हुक ने डिस्कवर, फोंटाना। एग्जैक्टली, फोंटाना। जो रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी सेल, कॉरिकैम्बियम में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट डिस्कवर ब्राउन। न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियोलस है, इसको डिस्कवर किया था आपके फोंटाना ने। FONTANA। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार हमने तो समझा कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा, सॉरी मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी क्योंकि इसमें काम है। सी, ये ऐसे होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो ऐसे होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ऐसे ऐसे। ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके न्यूक्लियर पोर्स होते हैं प्रेजेंट इसमें, यानी गैप्स मतलब पोर्स है। ठीक है। अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के? अंदर न्यूक्लियस के होते हैं एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमैटन। समझते हो ना व्हाट इज क्रोमैटन? यस मैम। व्हाट इज क्रोमैटन? जेनेटिक्स, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? वी हैव RNA, वी हैव DNA। व्हाट इज क्रोमैटन? क्रोमेटिन डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड नहीं होता क्रोमैटन यार। सी, सिंगल क्रोमैटन स्टैंडर्ड। इज, क्रोमैटन इज डीएनए। क्रोमैटन इज DNA इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड। जब आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक DNA होता है, उसको आप बोलते हो क्रोमैटिन। ठीक है। और जब यही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और ऐसे बनेगा, इसको आप बोलते हो क्रोमोसोम। ठीक है। इसको आप स्टेन अच्छे से नहीं कर पाते हो, इसको आप स्टेन अच्छे से कर पाते हो। दिस इज इजिली विजिबल। अच्छा, आप लोगों को ये चीज पता है, जेनेटिक्स अगेन, ये कौन सा फेज होता है सेल साइकिल में जिसमें आपका क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है? गौरव प्रोफेज। सर, प्रोफेस। प्रोफेज। आर यू श्योर प्रोफेज में क्रोमैटिन होता है? यस मैम। जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ा अर्ली है वो, प्रोफेज, अर्ली अर्ली प्रोफेज में होता है मैम क्रोमैटिन। अर्ली प्रोफेज कोई फेज ही नहीं होता सर। यस होता है मैम। प्रोफेज में होता है, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट इट हो इज, जाता है और लास्ट तक हाईली। कंडेंसेशन इंटरफेज, लेट, इट इज लेट प्रोफेज। इंटरफेज, इट इज इंटरफेज। ठीक है। जो जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक इंटरफेज होता है। ठीक है। उसके बाद इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं, एक आपका G0 फेज, गैप 1 फेज, एक आपका S फेज, एक आपका G1 फेज। ये वो फेज होता है जो कि सेल साइकिल, जो मियोसिस और माइटोसिस से पहले होता है। इसी को आप बोलते हो रेस्टिंग फेज भी। इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। और इंटरफेज वही फेज होता है जिसमें हमारा जो DNA होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ठीक है। एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि किस फेज में आपका DNA प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, दैट इज योर इंटरफेज। और नेक्स्ट एस क्वेश्चन फेज एग्जाम में। में पूछा जाता है कि कौन सा फेज ऐसा होता है जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, यानी कि एस DNA की फेज। रेप्लिकेशन होती है। एस दिस फेज। इज S फेज। दीज 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट यस। चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक तो क्रोमैटिन होगा, और मैंने ये चीज भी बोली कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अब सवाल ये है कि यार ये न्यूक्लियोलस होता क्यों है, इसका क्या फंक्शन होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? आप लोग ने बोला नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब आप लोगों को आता होगा ना, फिर तभी तो आप बोल रहे हो। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इज इट प्रोटीन सिंथेसिस? देन नहीं, व्हाट डू राइबोसोम, राइबोसोम डू? राइबोसोम व्हाट डू राइबोसोम बनाता राइबोसोम है। का ये सिंथेसिस करता है मैम मैम। ये एक्टिव राइबोसोमल राइबोस आरएनए सिंथेसिस करता है। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, इस ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर राइबोसोम बायोजेनेसिस। ठीक है। जो राइबोसोम्स की बायोजेनेसिस होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियोलस में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये न्यूक्लियोलस जो है, ये राइबोसोम बनाता है, पर ये राइबोसोम बनाता कैसे है ना? क्वेश्चन तो है ना यार, राइबोसोम तो बनाता है, बट क्वेश्चन हमें कि कैसे बनाएगा। सी, हमारे पास जब RNA होता है ना, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलते हैं, जब RNA प्लस प्रोटीन मिलता है, ये बनाता है आपके राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे आपके न्यूक्लियोलस में। यानी कि न्यूक्लियोलस के पास RNA होगा, प्रोटीन जो है वो बाहर से आएगा,
ठीक है, प्रोटीन आएगा बाहर से इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हमने अभी देखे थे, यहाँ से एंटर करेगा प्रोटीन बाहर से, और आरआरएनए प्लस प्रोटीन जो है वो मिलके बनाएंगे आपके राइबोसोम्स। और कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे आपके न्यूक्लियोलस पे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, यू विल राइट कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन जो होता है दैट इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, या फिर राइबोसोम की बायोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक ठीक है? इज इट ओके? यस अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोलस का मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। रिमेंबर दिस। ये जो ये यार ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, लेकिन एग्जामिनर ना ये पूछेगा एंड उस टाइम पे वी विल बी लाइक यार हमको तो ये तो इजी था, पढ़ा ही नहीं, बट इसी में फंस जाता है बंदा। ये जो न्यूक्लियोलस वाला क्वेश्चन ये होता है ना, न्यूक्लियोलस आपका ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय कैल्शियम पॉजिटिव आयन, Ca2 पॉजिटिव। Ca2 पॉजिटिव आयंस की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन होता है। अच्छा, आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा है सबने, मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि न्यूक्लियोलस किस फेज में डिसअपियर होता है? प्रोफेज में मैम। प्रोफेज में। प्रोफेज में। सी जो प्रोफेज होता है, पहला फेज होता है प्रोफेज। देखो मैं सेल साइकिल भी पढ़ा रही हूँ, अब जो वो वाले बच्चे हैं आइकर वाले हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा कि मैम पढ़ा रही है। जो प्रोफेज वाला फेज होता है ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाता है, इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो हमारा न्यूक्लियस था उसके अंदर क्या क्या था? एक तो न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस किस लिए था? राइबोसोम बनाने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा कि जो हमारा न्यूक्लियस था इसके अंदर हमारा क्रोमैटिन था। ठीक है, ये दो चीजें हमने समझ ली। और हमने ये भी समझा कि न्यूक्लियस का अपना एक डबल मेम्ब्रेन भी होता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसकी सरफेस पे न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियस का अपना साइटोप्लाज्म भी होगा, उसको आप सिंपल बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियस से बाहर आएंगे हम, हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सबको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन मैम फॉर्मेशन में रफ 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 एंडोप्लाज्मिक। वाला मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन होता है, इससे बनाएगा और राइबोसोम स्मूथ अब्सेंट वाला होता है। लिपिड और बनाएगा। हाँ एग्जैक्टली, रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों बोलते हैं? मैम राइबोसोम पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इस पे। राइबोसोम्स उस पे चिपके रहते हैं। रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे इसकी सरफेस पे लगे होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए आप इसको बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे तो राइबोसोम्स लगे थे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रोल होगा वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होगा वो किस में होगा? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। इज इट ओके? आई एम गोइंग फास्ट क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जिसको नहीं पता वो मार्क करके आगे के बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनली नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गोल्गी एपैरेटस? क्या करता है ये? ये पैकेजिंग करेगा मैम, पैकेजिंग करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और जो प्रोडक्ट बनते हैं प्रोटीन उनको। है इसका जो ग्लाइकोलाइशन करते हैं। जो आपके पास ये जो मैम एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन को कैरी रेटिकुलम, करता है। हाँ एग्जैक्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया था? प्रोटीन। राइबोसोम्स थे ना, यहाँ पे राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, है ना? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक जो आपका रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उस पे राइबोसोम्स थे, यानी कि वो पढ़ा होगा हम आप सबने कि राइबोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोट्स में वो दो तरह के होते हैं, पता है ना? 60S and 40S। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा बोलने में। तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका रोल किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना? तो ये जो प्रोटीन्स होंगे ये आएंगे इस गोल्गी एपैरेटस के पास। जब ये प्रोटीन्स गोल्गी एपैरेटस के पास आएंगे तो ये जो प्रोटीन्स है दे विल बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं ना वेसिकल्स गोल्गी एपैरेटस के लिए अक्सर आप लोग पढ़ते हो वेसिकल्स। तो गोल्गी एपैरेटस में क्या होगा? ये जो प्रोटीन्स है एक तो ये पैक हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और साथ साथ क्या होगा? ये जो प्रोटीन्स है इनमें कहीं पर कार्बोहाइड्रेट तो ऐड नहीं करना, इनमें कहीं पर लिपिड तो ऐड नहीं करना, इनकी फोल्डिंग तो नहीं करनी है प्रोटीन्स की, वो सब कुछ हो जाएगा आपके गोल्गी एपैरेटस में। यानी कि जो गोल्गी एपैरेटस है ये एक तो प्रोटीन्स की पैकेजिंग करेगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में पैकेजिंग बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जो गोल्गी एपैरेटस है ये प्रोटीन्स की पैकेजिंग करेगा, ये प्रोटीन्स की फोल्डिंग करेगा, ये देखेगा कहीं पर प्रोटीन्स में लिपिड कार्बोहाइड्रेट तो ऐड नहीं करना है, ये सारा काम आपका गोल्गी एपैरेटस करेगा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए एक वर्ड होता है जो अक्सर यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं इनको? सुसाइडल सुसाइडल बैग ऑफ सेल।
नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल, सुसाइडल क्यों करवा रहे इसमें हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं सारे। एग्जैक्टली, जो लाइसोसोम्स होते हैं इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, चाहे आपके प्रोटीनेस है, लाइपेस है, आपका न्यूक्लियोसाइडेस है, तो जो भी एंजाइम्स वगैरह होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस करते हैं कोर्स, वो सारे एंजाइम्स जो होंगे ना वो इसी लाइसोसोम्स के अंदर होंगे। तो कभी कभी क्या होगा, अगर सेल के कंटेंट्स भी बाहर आएंगे ना, लाइसोसोम्स नहीं दिखेगा, लाइसोसोम इन सेल के कंटेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा, यानी सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा, तभी इनको बोलते हैं लाइसोसोमल सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की खुद के कंटेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर कंटेंट्स बाहर आए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, ये आपके हुए लाइसोसोम्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बार बार हमने पढ़ा, आई थिंक पहले से पढ़ रहे हैं, जब से हम मीट वीट भी पढ़ रहे हैं। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यार माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड का भी होता है अपना सर्कुलर डीएनए। एक हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट का भी था। जो प्लाज्मिड होता है ना आपके इसमें बैक्टीरियल सेल्स में, प्लाज्मिड्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, आई थिंक इसका रोल वहां पे होगा, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा बच्चों ने। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड जो होता है ना उसका भी अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है प्रेजेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका भी एक अपना डीएनए होता है प्रेजेंट, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन ये है कि एमपी वाले बैच मुझे बताएंगे, यार माइटोकॉन्ड्रिया हमने बहुत बार पढ़ा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम क्रब साइकिल बोलते हैं या फिर ईटीसी साइकिल बोलते हैं, वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यानी कि ये एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और वो भी एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कौन सा बचा ऑर्गेनेलिया हमारे पास? दूसरा होता है सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स भी, जब आपने प्रोफेज मेटाफेज मतलब सेल साइकिल पढ़ा, तब आपने सेंट्रियोल्स भी पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। सेंट्रियोल्स, क्या फंक्शन होता है सेंट्रियोल का? फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। है ना, एक सेल में होता है एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। याद रखना, एक सेल में एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होता है ना, ये दो जगह ये ऐसे अलाइन होते हैं, और यहाँ से बनते हैं फिर बाद में क्या, आपके स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। किस फेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं? मेटाफेज। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यार एमपी वालों, याद रखो। ये क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें जेनेटिक्स वाले पोर्शन में कि भाई बता दो कि किस फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन आपका मेटाफेज में होता है। और याद रखना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना हमारे, वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट और सबसे ज्यादा थिकेस्ट मेटाफेज में ही होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स, दैट इज योर मेटाफेज। बाई मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं ना बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत थिक होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब कोई चीज शॉर्ट है, बहुत थिक है, तो वो अच्छे से स्टेन भी ले पाएगा। अगर वो अच्छे से स्टेन ले पाएगा, यानी कि वो अच्छे से विजिबल भी होगा। यही वजह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर कि बेस्ट स्टेज कौन सी होती है क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए, दैट इज योर मेटाफेज, ठीक है यहाँ तक। वो जो सेंट्रियोल्स होता है, इसका एक 9+3 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो अरेंज्ड होते हैं 9+3 फॉर्म में, ठीक है। बाद में क्या होता है? 9+3 की 9+2? 9+3 आई थिंक। 9+2 है मैम, 9+2 है। आई थिंक आई हैव सी 9+3, ठीक है, देख लेना एक बार मैम में। 9+0 या 9+2 दो ही होता है, 9+3 पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है यार, चेक कर लेना एक बार, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा है। ओके मैम। तो और बाद में आपके सेल में होते हैं फिलामेंट्स, है ना, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं आपके सेल में। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये फिलामेंट्स सेल के अंदर होते हैं सेल की स्ट्रेंथ के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं उनका बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये जो फिलामेंट्स होते हैं, इनका सिंपली काम क्या होता है, सेल के अंदर स्ट्रेंथ देना। जैसे कि हमने पढ़ा था अपने मसल सेल में भी हमने पढ़ा था मायोफिब्रिल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो मसल सेल के अंदर आपके मायोफिब्रिल होते हैं, एपिथेलियल सेल के अंदर आपके टोनोफिब्रिल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बस फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है सेल के अंदर स्ट्रेंथ देना, दैट इज इट। ये था आपका बेसिक ओवरव्यू सेल का, ठीक है। अब जो फेजेस है आपका, मियोसिस माइटोसिस, आई थिंक उसमें बच्चे खुद पढ़ लेना, मतलब अगर किसी आईकर स्टूडेंट को स्पेशली पढ़ना होगा तो वो मुझे बताएगा क्या उसमें कुछ भी हेल्प चाहिए होगी मियोसिस माइटोसिस में, अगर उनको लगता होगा क्वेश्चन आता है। बट मैंने सिर्फ सेल्स पे क्वेश्चन देखा था। एक और क्वेश्चन आता है यार, पेरोक्सिसोम्स। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा था, आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है।
एग्जैक्टली लिपिड का ये लिपिड ऑक्सीडेशन में इसका रोल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बना होता है H2O2 का, तब इसको परऑक्साइड, क्योंकि सी हम इसको बोलते हैं परऑक्सिसोम्स, H2O2 को बोलते हैं परऑक्साइड। तो परऑक्सिसोम्स के अंदर H2O2 होता है और इसका जो रोल होता है ये आपकी लिपिड की ऑक्सीडेशन में होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, लिपिड ऑक्सीडेशन में किसका रोल होगा, आंसर होगा परऑक्सिसोम्स। क्यों परऑक्सोम, बिकॉज परऑक्सोम्स आर मेड ऑफ परऑक्साइड्स H2O2, दैट इज इट। डिटेल में कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से। सी नेक्स्ट हम जाएंगे, अपना पहला टॉपिक लेंगे हम, दैट इज टिश्यूज। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक बेसिक ही था, किसी को यहाँ तक दिक्कत? नो मैडम। सी अब जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज टिश्यू, ठीक है। और मुझे बोलना क्लास के एंड के बाद, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज मेरा क्लास मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, बिकॉज मेरे को बता देना क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बट आप तो वो भी शॉर्ट शॉर्ट में लीजिए लीजिए एग्जाम के हिसाब से मैडम, जल्दी जल्दी। सर, अगर मैं आपके हिसाब से लूँ ना, फिर बाकी बच्चे, आपको पता है क्या हो जाता है, मेडिसिन में नहीं सुना था आपने? सी टिश्यू जो है, टर्म टिश्यू जो है, इसको हमने डिराइव किया है फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टेक्सचर और वी, ठीक है। सी अब कोई फजूल सा एग्जामिनर होगा, बहुत ही फजूल सा होगा, जो ये पूछेगा यार फ्रेंच वर्ड बता दो। अदरवाइज मेरी नॉलेज के हिसाब से ये फ्रेंच, मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं करा, बिकॉज दिस विल नॉट बी आस्क्ड, बिकॉज बुक्स में लिखा है तो हमको लिखना पड़ता है। हाँ, और वन मोर डिस्क्लेमर, जो मेरे नोट्स है ना, मैंने खुद बनाई, ये आपके आर के घोष किताब से है, ठीक है। तो नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स की एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको रट लेना। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं आर के घोष किताब से, तो लकीली मेरे पास एक ही किताब थी एनाटॉमी की। सो दिस इज द थिंग। सी अब क्वेश्चन आता है हमारा, छोड़ दो ये वोवन मटेरियल, हमें क्या करना है, इसका नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने देखा था कि जब सबसे पहले लोग देखे थे ना, लोगों ने देखा था ऐसे कुछ वोवन मटेरियल, कुछ बुना हुआ है, सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, सेल्स सेल्स से कुछ बुना हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला ये बुना हुआ स्ट्रक्चर, इन्होंने इसको नाम दिया था बुना हुआ मटेरियल, वोवन। जब इसे हम घर पे वो नहीं वो करते हैं स्वेटर वगैरह, उसी तरीके से उनको एक वोवन स्ट्रक्चर मिला था, इनने इसका नाम दिया टिश्यू, ठीक है। बाद में जब देखा गया तो देखा गया कि जो टिश्यूज होते हैं ना, बेसिकली ये बने होते हैं सिमिलर सेल्स के, ठीक है, एक ही तरह के सेल्स के। सी किसी ने भी क्वेश्चन में बाद में बोला था, इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, बट यार जब तक आप सिमिलर सेल्स नहीं बोलोगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में इस डेफिनेशन को देख लेना, मैंने इसलिए मार्क करा है कि एग्जाम में कभी भी सेल्स वाले ऑप्शन पे नहीं जाना। ऑप्शन पे क्या जाओगे, अगर सिमिलर सेल्स है, मतलब एक ही तरीके की सेल्स बनी होंगी। एक टिश्यू में सिर्फ एक जैसे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एंड दे आर यूनाइटेड बाय सेल्स के बीच में क्या होगा, एक इंटरसेलुलर सबस्टेंस हो, ठीक है। अब एनिमल बॉडी में क्या होता है कि 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक आपका एपिथेलियल, एक आपका कनेक्टिव, एक आपका मस्क्यूलर एंड एक आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू मुझे लगता है मैंने एमपी बैच के साथ बहुत स्केलेटल टिश्यू बहुत डीप में डिस्कस करा था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में अपना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सी आप लोग सोचोगे कि यार ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सी आप लोग अपने हाथ को पकड़ो, अब आपने देखो कि आपके हाथ के अंदर जो है ना वो एक वो कवरिंग है, आपके स्किन पे कुछ है, ठीक है। आपके स्किन के ऊपर एक आउटर सरफेस जो बॉडी की है उस पे एक लेयर है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि एक इंसान जो होता है ना, इंसान के स्किन, पता नहीं कैसा इंसान बना दिया मैंने, इंसान का जो स्किन होता है ना उस पे भी एक एपिथेलियल लाइनिंग है, उस पे भी एक सरफेस प्रेजेंट है। अगर आप इसी इंसान के अंदर जाओगे, इसका हार्ट देखोगे, उस पे भी एक लाइनिंग है, ठीक है। हम अगर आप अपनी लंग्स देखोगे, लंग्स इज सराउंडेड बाय कैविटी दैट इज कॉल्ड एज प्लूरा, वो भी किसी चीज की कवरिंग है, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ कुछ कवरिंग है। अगर आप अपनी ब्लड वेजल्स देखोगे, आप देखोगे ब्लड वेजल्स में भी कुछ सेल्स होती है, ठीक है। तो ये जो सारी सेल्स है ये होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अगर आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करोगे, दीज आर द सेल्स जो कवर करती है आपकी आउटर सरफेस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और आपकी जो, जैसे आपका ल्यूमिनल स्ट्रक्चर्स है या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ब्लड वेजल्स हो, आपका ट्रैकिया हो, आपका फेलोपियन ट्यूब है, उसको भी कवर करेंगे। आपकी जो बॉडी कैविटीज है, चाहे वो प्लूरल कैविटी है, चाहे वो मतलब लंग की कैविटी है, अब्डोमिनल कैविटी है आपकी, ठीक है, आपकी जो हार्ट की कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी है वो भी, तो इस सब को जो कवर करेंगे आपके सरफेसेस, उसको आप, उस सेल्स, उसको आप बोलोगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये याद रखना कहाँ कहाँ पे होती है, आपकी बॉडी के आउटर सरफेस में, आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, चाहे ब्लड वेसल्स हो, फेलोपियन ट्यूब्स हो, पीसीटी, ठीक है, लूप ऑफ हेनली, और आपकी बॉडी कैविटीज में। यहाँ पर इन तीनों जगहों पर जो लेयर ऑफ सेल्स होती है उनको आप बोलोगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन आता है, हमने ये समझा कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, बट बेसिकली हमें पढ़ना है पहले कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका जो फीचर होता है ना वो क्या होता है, ठीक है।
पहली चीज। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो बना होता है सेल्स का, यानी कि दैट इज वेरी सेल्यूलर, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बहुत सेल्यूलर होता है, मतलब ये सेल्स का बना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है। मैम तो जो पहला फीचर जो एपिथेलियल टिश्यू का होता है, एक तो ये सेलुलर होता है और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है यानी कि सेल के बीच में स्पेस होती है वो होती है कम, पहली चीज। अब नेक्स्ट चीज मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि एपिथेलियल टिश्यू का अपना ब्लड सप्लाई होगा? नो मैम। ओ नो। मैम जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना इसका अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता है, दिस इज एविस्क्यूलर। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना इसको जो ब्लड सप्लाई आती है वो आती है नीचे से कहीं से। ये जो सी मैं आपको एक चीज भूल गई बोलना कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, जो सेल्स होती है, ये रेस्ट करती है एक मेम्ब्रेन पे, ये वाला मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेल्स जो होती है वो रेस्ट करती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट चीज क्या होता है, ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है इनका अपना कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, दे आर एविस्क्यूलर। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कुछ तो होगा जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगी। क्या होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे? एनाटॉमी किसको याद है, अच्छी आती है क्लास में? क्या? सॉरी हाइपोडर्मिस डर्मिस यार, हाइपोडर्मिस डर्मिस तो स्किन की लेयर्स होती है। स्किन इतना की गंदा एनाटॉमी तो हमें भी, इतनी गंदी एनाटॉमी इससे थोड़ा ठीक है एनाटॉमी हो अंदाजा जाती है। लगा You have listened that lamina propria, है ना? जो यार ये जो थोड़ी आगे अगर देखो कितनी गंदी बनेगी ये हिस्टोलॉजी भी। जो ये होता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है लैमिना प्रोप्रिया। जो ये लैमिना प्रोप्रिया होता है, ये डेफिनेशन, ये स्पेलिंग समझ में आ रही है? दिस इज LAMINA प्रोप्रिया, ठीक है। ये जो लेमना प्रोप्रिया होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है प्रेजेंट। और लेमना प्रोप्रिया का क्या काम होता है, ये जो सेल्स होती है ये इनको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है नीचे से, और दूसरा क्या होता है, ये इनको न्यूट्रिशन वगैरह जो है ना वो यहीं से मिल जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो सब कुछ मिल जाता है इनको कहाँ से, लेमना प्रोप्रिया से। तो अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज मैंने लिखा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है दे शो पोलैरिटी, ठीक है। किसी को समझ में आ रहा है व्हाट इज पोलैरिटी? क्लास में ही रट लो चीजें, घर में रटने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी सिंपल तरीके से, इसलिए क्लास में रट लो। व्हाट इज पोलैरिटी? प्लस माइनस। ये हम चार्ज नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स नहीं पढ़ा रही मैं, ऑल्दो आई लव फिजिक्स बट फिलहाल फिजिक्स नहीं पढ़ रही। सी, मान के चलो कि ये कोई ट्यूब है, कोई हॉलो ऑर्गन, मान के चलो ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में भी सेल्स होती है ना, एपिथेलियल सेल्स होती है कि नहीं? होंगी ना अपनी ब्लड वेसल्स में भी सेल्स, होंगी या नहीं होंगी? क्या बोलते हैं इन सेल्स को ब्लड वेसल्स के अंदर जो होती है? एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, सी, एक चीज समझ रहे हो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगी एंडोथेलियल सेल्स। यानी कि आपको नहीं लगता ये जो सेल्स है इनकी दो सरफेसेस है? एक सरफेस जो इस सेल की है वो है टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक सरफेस इस सेल की है जो है टुवर्ड्स ल्यूमेन, है ना? ये ल्यूमेन है ना इसका। सेल्स दोनों साइड से सेल्स होंगी, है ना, ये सेल्स बीच, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ब्लड वेसल है एक, ब्लड वेसल्स के दोनों साइड से सेल्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बीच में यहाँ पर होगा ल्यूमेन, इस ब्लड वेसल का ल्यूमेन। यानी जो एपिथेलियल सेल्स होती है इनकी दो सरफेसेस होती है। एक सरफेस होती है एपिकल, इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस, इसको बोलते हैं बेसल सरफेस। एक सरफेस होगी टुवर्ड्स दी बेस, बेसल सरफेस क्यों, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर है, इसको बोलते हैं बेसल सरफेस। और एक सरफेस, इसको एपिकल सरफेस भी कह सकते हो, इसको आप ल्यूमिनल सरफेस भी कह सकते हो। क्यों ये ल्यूमिनल सरफेस क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये टुवर्ड्स द ल्यूमिन है। यानी कि जो भी एपिथेलियल सेल्स होती है ये दिखाते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी दिखाने का मतलब होता है इनकी दो सरफेसेस होती है, एक सरफेस होती है टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हो बेसल सरफेस, एक सरफेस होती है टुवर्ड्स द ल्यूमिन जिसको आप बोलते हो ल्यूमिनल सरफेस भी, या फिर इसको आप एपिकल सरफेस भी बोलते हो। दिस मीन्स के एपिथेलियल सेल्स शो पोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ये जो सेल्स होती है इन पे होती है सरफेस मॉडिफिकेशंस। अब कोई बोलेगा मैम सरफेस मॉडिफिकेशंस क्या होती है? देखो, आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब मैंने कुछ पढ़ाया था, आई डोंट रिमेम्बर क्या पढ़ाया था मैंने आपको बोला था जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना उसमें होता है आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, बोला था ना?
है कि नहीं, कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है हमारा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रैकिया ले लो या फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ले लो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस का मतलब होता है कि कोई तो है यहाँ पर जो एक तो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, और कोई तो है यहाँ पर जहां से सीलिया आएंगे। ठीक है, अब मुझे आप लोग में से बताएंगे कोई कि म्यूकस जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम गॉबलेट सेल्स का एपिथेलियम कौन सा होता है, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट होता है सीलिया। ये जो सीलिया होता है ना, ये कहाँ से होते हैं? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है आपका, उसमें जो एपिथेलियम होता है, यानी यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होंगे, उन पे क्या होगा, उनकी सरफेस पे मॉडिफिकेशंस होंगी, उनके सरफेस पे सीलिया होंगे। ठीक है, दिस इज द सेट। यानी कि कुछ एपिथेलियल सेल्स जो है ना, उनकी सरफेस यानी कि एपिकल सरफेस पे मॉडिफिकेशंस होंगी, कहीं पर सीलिया होंगे, कहीं पर विलाई होंगे। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीलिया एंड अ विलाई? ये भी एनाटॉमी में आता है क्वेश्चन। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बिलाई जो होते हैं मैम एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में। में हेल्प करते हैं। यानी कि सीलिया के अंदर मोटिलिटी होती है ना, क्योंकि आप देखो ये यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, जब ये मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये उसको धक्का देते हैं ऊपर की ओर, जो भी मतलब पैथोजन होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, ये क्या करेंगे, ये जो सीलिया होंगे ना, सी बेसिकली क्या होता है, जो म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस करेगा, वो ट्रैप करेगा डस्ट पार्टिकल को, वो ट्रैप करेगा पैथोजन को। सीलिया क्या करेगा, सीलिया मूवमेंट करेगा और मूवमेंट से उसको ऊपर की ओर धक्का दे देगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है। म्यूकस का काम होता है ट्रैप करना, और सीलिया का काम होता है बाहर की ओर पुश करना। यानी कि जो सीलिया होता है ना, ये मोटिलिटी, यानी सीलिया में के अंदर क्या होता है, मोटिलिटी, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ना, मूवमेंट। वो जो विलाई होता है ना, विलाई कहाँ पे होता है आपके, किस वाले पोर्शन में विलाई होता है? इंटेस्टाइन। है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलाई होते हैं। यानी कि विलाई का रोल होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, विलाई जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और विलाई का मेनली क्या काम होता है, विलाई का एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करना। ठीक है यहाँ तक। अब ये अच्छा, ये बताएगा कोई कि मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक बताया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सा एपिथेलियम होता है? Pseudostratified columnar epithelium। हाँ, सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। सी जो सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है ना, इसको आप कॉल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हो, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, उसमें जो मोस्टली एपिथेलियम होता है, दैट इज योर सीडोस्ट्रैटिफाइड सीलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई बता दो, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका क्या फंक्शन हो सकता है? ये नॉर्मली अंडरस्टूड, जो हमने पढ़ा उसी से समझ आ रहा है कि कहीं पर एब्जॉर्प्शन होगा जहाँ पे विलाई होंगे प्रेजेंट, कहीं पर स्क्रीशन का काम होगा, ठीक है, जैसे कि गॉबलेट सेल्स, कहीं पर एक्सचेंज का काम होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लूप ऑफ हेनली, वहां पर एक्सचेंज हो जाता है, कहीं पर प्रोटेक्शन का काम होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन वगैरह में। ठीक है, तो ये होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया। एपिथेलिया की क्लासिफिकेशन जब आप करोगे तो इट्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स। पहले क्या होगा, अगर सी एपिथेलिया की जब क्लासिफिकेशन करते हैं, ये लॉन्ग टाइप आ जाता था कॉलेज वगैरह में। एक होता है सिंपल एपिथेलिया, ठीक है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? अगर आपके एपिथेलियम बना होगा एक ही लेयर ऑफ सेल्स के, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के, यूनिलेयर्ड, उसको आप बोलोगे सिंपल। ठीक है, अगर वही एपिथेलिया बना होगा बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स के, तब आप उसको बोलोगे स्ट्रेटिफाइड। यानी कि स्ट्रेटिफाइड इज मल्टी लेयर्ड, सिंपल इज यूनिलेयर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? कोई बताएगा क्या होता है? वो मतलब फॉल्स होता है, मतलब इट इज नॉट स्ट्रेटिफाइड बट इट अपीयर्स टू बी स्ट्रेटिफाइड। एग्जैक्टली व्हाई, क्वेश्चन ये है कि यार ये स्ट्रेटिफाइड क्यों अपियर होता है, सीड मतलब ये क्यों स्ट्रेटिफाइड अपियर होता है? ये न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल पे होता ठीक, ये जो सीडो, मेरे पास पिक्चर होगी यहाँ पे, मैं क्यों बना रही हूँ, ये जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है ना आपका, कहीं पे बनाया होगा शायद, कहीं पे बना हो, समझने में आसानी होगी। ये देखो सी, ये जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है आपका, ये बना होता है, सी आपको नहीं लग रहा है कि अगर आपने बाकी सेल्स देखी, आपको लगता है कि न्यूक्लिय का एक ही मतलब एक ही लाइन में न्यूक्लिय है? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लिय यहाँ पर है ऐसे। तो क्या होता है कि बिकॉज न्यूक्लिय जो है ना वो एक ही लाइन पे नहीं होता है, और सेकेंड चीज ये भी होती है कि सारी की सारी सेल्स जो होती है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है, बट सारी की सारी सेल्स जो होती है वो ऊपर तक नहीं पहुंच जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारी लेयर्स है, बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दिस सीडो, सीडो मीन्स फॉल्स, ये असल में स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, ये असल में सिंपल ही होता है।
बट बिकॉज इसमें न्यूक्लियस जो है ना वो अरेंज्ड है डिफरेंट लेयर्स में, और सेकेंड ये कि इसमें जो सारी सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है, बट एपिथेलियल एपिकल लाइन पे मतलब एपिकल सरफेस पे सारी सेल्स नहीं पहुंच जाती है। तो हमें लगता है कि यार इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, लेकिन होता क्या, होता सिर्फ इसमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना, जो सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम किसी पेपर में क्वेश्चन भी आया था, इसको आप रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हो, बिकॉज सबसे ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक सी मैं इसमें इसमें सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी कि क्या करना है। अगर आपका सिंपल एपिथेलियम है, यानी आपने क्या बोला, सिंपल बना होगा एक ही लेयर ऑफ सेल्स के, स्ट्रैटिफाइड किसका बना होगा, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स की। अब ये देखो कि आपका सिंपल एपिथेलियम जो है ना उसका टाइप्स है स्क्वामस, क्यूबाइडल और कॉलमनर। क्वेश्चन ये है कि यार इसके टाइप्स क्यों है, टाइप्स इसलिए है क्योंकि शेप ऑफ द सेल्स जो है ना वो वेरी करेगा, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स आपने इस एपिथेलियम के 3 क्लासिफाई कर दिए। अब पहला है आपका स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होगा, आपकी जो शेप ऑफ द सेल्स होगी ना वो होगी फ्लैट, ठीक है, इट इज फ्लैट। जब आपकी सेल्स की शेप फ्लैट होगी और एक ही लेयर ऑफ सेल्स होंगी, आप उसको बताओगे स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड क्वेश्चन आता है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्या होगा कि आपकी जो सेल्स होंगी दे विल बी क्यूब लाइक, ठीक है। अब कोई बोलेगा मैम क्यूब लाइक क्या होता है, व्हाट इज क्यूब लाइक? क्यूब। क्यूब मैडम कप Equal नुमा, step. जो कप होता क्यूब लाइक क्यूब लाइक का मतलब होता है सेल्स की जो विड्थ और सेल्स की जो हाइट है ना वो बराबर होगी, विड्थ और हाइट बराबर होगी, दैट इज क्यूबाइडल। और तीसरा होता है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होगा कि सेल्स की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, विड्थ जो होगी ना वो कम होगी। यानी आपको नहीं लगता कुछ सिलेंडर जैसा है, जहां पर आपकी सेल सिलिंड्रिकल होंगी यानी कि हाइट ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी, उसको आप बोलोगे आपका कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ मोस्टली जो आपके सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स है। अब क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा बताओ जी सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, क्यूबाइडल में कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, कॉलमनर नहीं। आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाता है बताओ जी एपिथेलियम कौन सा होता है, तो हम रटेंगे एपिथेलियम, क्योंकि हमारा फोकस एपिथेलियम पे ही है। सी अब पहला हमारा सिंपल स्क्वेमस है। सिंपल स्क्वेमस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंपल है तो सिंगल है, स्क्वेमस है तो फ्लैट है, ठीक है। कहाँ पे होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब देखो क्वेश्चन में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ सिंपल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे होता है। सी आप लोगों को एक चीज याद रखूंगी, मैं शॉर्टकट में ट्रिक बताऊंगी। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी नेजल कैविटी से लेकर आपका आई थिंक ब्रोंक्यूल्स तक, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। सी ट्रैकिया जब होता है ना, ट्रैकिया से क्या निकलता है बाइफरकेट करके, Primary bronchial. है ना, ब्रोंकाई पहले, Bronchial. पहले ब्रोंकाई निकलेंगे, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैक नहीं, मैं शॉर्टकट में जो जो याद करवा रही हूँ उसको रट लो, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली एमपी बैच। सी ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया से निकलते हैं आपके ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से निकलते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके टाइप्स, पहले ब्रोंक्यूल्स होंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे। यहाँ तक, कहाँ तक, लगभग लगभग आपका जो सी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आप याद रखोगे नेजल कैविटी से लेकर ऑलमोस्ट जो भी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई तक, और ब्रोंक्यूल्स और आपके ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक रखोगे याद, आपका सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। यहां तक नेजल कैविटी से लेकर यहां तक आपका कौन सा एपिथेलियम है, सीडोस्ट्रैटिफाइड। अब बचा 2, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, इनका डिफरेंट एपिथेलियम याद रखना है आपको। सी जब एल्वियोली की बात आती है ना, एल्वियोली ऑफ लंग्स में जो एपिथेलियम होता है वो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है ना, इनका आई थिंक क्यूबाइडल एपिथेलियम है, मैं आगे जाके बोलूंगी। फिलहाल के लिए यही रट लो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 तरह के एपिथेलियम होते हैं। एक आपका सीडोस्ट्रैटिफाइड है जो ऑलमोस्ट आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होगा, उसके बाद आपका जो एल्वियोली होगा उसमें होगा आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये रट लो पहली चीज, एल्वियोली में क्या होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो एपिथेलियम होता है ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में, क्योंकि एल्वियोले पे आपको गैसेस एक्सचेंज करना है, आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना है, तभी जाके इन्होंने यहाँ पर जो एपिथेलियम रखा है दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है।
अब दूसरा चीज क्या रटोगे कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो होता है आपकी बॉडी कैविटीज में। आप लोगों में से मुझे बताएगा हमारे पास कौन कौन सी बॉडी कैविटी होती है? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम को किस वाले कौन सा क्या सराउंड करता है? पेरिटोनियम कौन सी कैविटी होती है? किसकी कैविटी होती है पेरिटोनियम? नेक्स्ट होता है प्लूरल। प्लूरल कहाँ होती है? लंग्स को लंग्स। सराउंड और आपकी तीसरी होती है पेरिकार्डियम, वो होती है आपके हार्ट। हार्ट। याद रखना तीनों कैविटीज, इनको आप बोलते हैं बेसिकली, ये जो तीनों होते हैं ना इनको बोलते हैं सिरस मेम्ब्रेन। तो जो हमारा सिरस मेम्ब्रेन होता है ना वो बना होता है किसका? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी कि जो कैविटी लाइन, जो मेम्ब्रेन लाइन करता है ना बॉडी कैविटी को, इनको आप बोलते हो सिरस। वाई सिरस? बिकॉज ये बना होता है दो लेयर का, एक होता है आपका विजरल लेयर, एक होता है पैराइटल लेयर। अंदर वाला विजरल होता है, बाहर वाला पैराइटल लेयर होता है। जो विजरल लेयर और पैराइटल लेयर होता है इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको आप बोलते हो सिरस फ्लूइड। और इस सिरस फ्लूइड का क्या क्या फंक्शन होता है? सिरस फ्लूइड का फंक्शन होता है जो ये ऑर्गन्स है ना इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो जाए, तो ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। आप लोगों ने टेस्टिस में पढ़ा होगा, वहां पे भी विसरल और पैराइटल लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो आपके जो बॉडी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया सिरस मेम्ब्रेन्स जो होते हैं यानी कि जो बॉडी कैविटीज को लाइन करते हैं उनमें कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। या फिर डायरेक्टली पूछा जाए कि बॉडी कैविटीज में कौन सा एपिथेलियम है, दैट इज योर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो चाहे आपका पेरिकार्डियम है, चाहे आपका प्लूरल कैविटी है, चाहे आपका पेरिटोनियम है, तीनों में जो एपिथेलियम होता है वो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और आपको पता है ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइन करता है ना बॉडी कैविटीज को, इसका नाम है मीजोथीलियम। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। दिस कॉल्ड इज मीजोथीलियम। तो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में जो मेम्ब्रेन होगा, आपका जो प्लूरल कैविटी का मेम्ब्रेन होगा, आपका जो पेरिकार्डियम वाला मेम्ब्रेन होगा, इसको आप बोलोगे मीजोथीलियम। जैसे आप लोग बोलते हो ना ब्लड वेसल्स में जो मेम्ब्रेन होता है उसको आप बोलते हो एंडोथीलियम। इसी तरीके से जो यहाँ पर एपिथेलियम लाइन करता है इसी एपिथेलियम का नाम है। सी एपिथेलियम जो है ना वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, लेकिन इसको आपने नाम दिया, स्पेशली नाम दिया मीजोथीलियम। ठीक है यहाँ तक? ये इज इट ओके? यस ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लूप ऑफ हेनली। जो लूप ऑफ हेनली होता है आपका, सी आप लोगों को किडनी किडनी पढ़ी होगी आप लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि जो ये होता है पहले एक बोमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लास्ट में होता है लूप ऑफ हेनली। इसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज, सोडियम बाहर अंदर जाना, कुछ और बाहर जाना, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लू, ये जो यूरिन होता है उसको कंसंट्रेट करना होता है, तो उस वजह से यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो आपका लूप ऑफ हेनली होता है और आपका जो बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कौन सी सेल्स होती है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है? क्या नाम है उन सेल्स का? इसमें क्वेश्चन आता है पोडोसाइट्स एग्जैक्टली, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि पोडोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है। पोडोसाइट्स जो होती है वो हेल्प करती है फिल्ट्रेशन में। तो आपका जो बोमेंस कैप्सूल है, सी मैं डायग्राम क्यों मैं रिलेट क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि रटना ना पड़े बाद में खुद से। आपका जो बोमेंस कैप्सूल है पहला, आपका जो लूप ऑफ हेनली है, किडनीज में दो चीजें हैं जहां पर आपका मिलता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ ही लिया था कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होती है उसमें भी जो एपिथेलियम होता है उसको आप बोलते हो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी एंडोथेलियम में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। और जो हार्ट होता है, मुझे आप लोग बताएंगे कि हार्ट में कितनी लेयर्स होती है? 3 तीन। तीन। क्या होती है? पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम एंडोकार्डियम, ठीक है। ये याद रखना कि जो एंडोकार्डियम होता है ना दैट इज ऑल्सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सी इससे क्या होगा? इससे हमें दो चीजें रट गई, एक तो एंडोकार्डियम भी है, एक तो एंडोथीलियम भी है, यानी ब्लड वेजल्स का। दोनों कौन सा है? दोनों सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ जगह जो है, ये चार जगह जो है इसमें आपका होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये लोग मीजोथीलियम पूछते हैं, कहाँ होता है? एंडोथीलियम पूछते हैं, एंडोकार्डियम पूछते हैं। इज इट ओके यहाँ तक? ठीक है। यस मैम। तो अब चलो ठीक है, आप रिवाइज करते हैं एक में जल्दी में, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, आई वांट कि उनको हो जाए क्लास में। बताओ जी कहाँ कहाँ होता है आपका सिंपल स्क्वैमस? फास्ट, लेकिन 2 मिनट में बोल दो। कहाँ कहाँ पढ़ा था बॉडी हमने? कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम और और एंडोथीलियम एंडोथेलियम, मेजोथेलियम, और और उसमें क्या मीजोथेलियम, एल्वोलाई सेल्स, एल्वुलाई, वोमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ एग्जैक्टली, ठीक है। हेनली। क्लास के बाद एक बार नजर मारना खुद से, एंड इट इज डन। नेक्स्ट आपका होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होगा? सिंपल बोले तो एक ही लेयर होगा, क्यूबाइडल बोले तो
क्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला क्यूब लाइक सेल्स मींस कि सेल्स की विड्थ और सेल्स की हाइट जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज। ये समझ में आ जाएगा जब आपको लोकेशन समझ आएगी इनका क्या है। सी, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना वहां पे, एक होता है हमारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक होती है हमारी ओवरी। हम बोलते हैं ना ओवरी इज लाइंड बाय मेम्ब्रेन जिस कॉल्ड एज, ओवरी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। जर्मिनल एपिथेलियम। एग्जैक्टली, जर्मिनल एपिथेलियम। एग्जैक्टली, जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना, ये बेसिकली आपका सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, पहली चीज। यानी कि ओवरी का जो, ओवरी में जो एपिथेलियम होता है जिसको आप सी एग्जाम में या तो जर्मिनल एपिथेलियम भी ऑप्शन होगा या तो एग्जाम में ऑप्शन होगा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। दोनों कौन सा होता है, दोनों ही सिंपल क्यूबाइडल, चाहे जर्मिनल एपिथेलियम बोलो या फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलो, इसको आप जर्मिनल भी बोलते हो, इसको आप सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम भी बोलते हो। यानी ओवरीज में जो एपिथेलियम होता है और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एपिथेलियम होता है दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल समझ रहे हैं ना सब लोग, कहाँ पे होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स? टेस्टिस। मैम टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है? स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ है ना। स्पर्मेटोजन। और यहाँ पर एक और सेल्स होती है, उनको बोलते हैं लैडिक सेल्स, है ना, या फिर यस इंटरस्टिशियल मैम, सेल्स। क्या प्रोड्यूस करती है इंटरस्टिशियल सेल, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। इससे कोरिलेट करो ओवरी और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दोनों का कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। आपका जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जो या थायराइड ग्लैंड होता है या सलेवरी ग्लैंड होता है, इन तीनों में जो एपिथेलियम है दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसको आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हो। सी, आपकी मर्जी है, आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलो। कभी कभी क्या होता है, इन लोगों ने क्लासिफिकेशन दी होती है, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब नाम से आप लोगों को पता चलेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मींस जो एपिथेलियम लाइन करेगा ग्लैंड्स को, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड है। यानी ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ना, ये कॉलमनर एपिथेलियम ही होगा या फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम ही होगा, होगा तो कॉलमनर ही या फिर क्यूबाइडल ही। मगर ग्लैंडुलर क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन स्क्रीशन, क्योंकि ग्लैंड्स में स्क्रीशन होता है ना। सैलरी ग्लैंड्स में भी स्क्रीशन होता है, थायराइड ग्लैंड में भी होता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड में भी होता है। जो जहां जहां पे स्क्रीशंस का, जहां जहां पे स्क्रीशंस का रोल होता है, जहां जहां पे आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है स्क्रीशन में। होता तो नॉर्मली है वो क्यूबाइडल ही या फिर कॉलमनर ही, बट ग्लैंडुलर क्यों बोलते हो आप लोग, क्योंकि ग्लैंडुलर इज इन्वॉल्व इन स्क्रीशंस, जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्क्रीशंस। कौन सा ग्लैंड होता है जो कि बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन है? पैनक्रियास। पैंक्रियास। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पैंक्रियास के इर्द गिर्द कौन सा एपिथेलियम है, क्या लिखोगे आंसर? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। दैट इज ऑल्सो, मतलब यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन में ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पूछा जाए वो भी सही है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता तो क्यूबाइडल ही है या फिर एक कॉलमनर होगा, बट इसको आप ग्लैंडुलर क्यों कहते हो, क्योंकि ये स्क्रीशंस में इन्वॉल्व है, कहीं पर हार्मोन्स, कहीं पर एंजाइम्स, दैट इज इट, ठीक। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी अभी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लिंक करो फिर से। मैंने बोला था रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऊपर से नीचे तक सीडो स्ट्रैटिफाइड है, सिर्फ एक पोर्शन है जिसमें अलग है, एक तो एल्वियोलाई का अलग था। कौन सा एल्वियोलाई का ग्लैंड है, कौन सा एल्वियोलाई का एपिथेलियम है? सिंपल स्टमक। सिंपल स्क्वैमस। सिंपल बच गया, बच गया एल्वियोलाई, कर दो एल्वियोलाई वहां पे एलिमिनेट। मैंने बोला था सब में सीडो स्ट्रैटिफाइड है, एक्सेप्शन मैंने एक बोला था दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हैज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब पता है क्वेश्चन ये आएगा, मैम अगर आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में बोला ऊपर से नीचे तक एक ही एपिथेलियम है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में क्यों हो रहा है? आप लोगों को एक चीज समझ आ रहा है कि जहां पर एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी में कुछ एक्सचेंज का रोल हो सकता है। जो आप जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, चाहे आप नेजल कैविटी से शुरू करो, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह, अब वो क्या लगता है, क्या रोल होता है इस पार्ट ऑफ एपिथेलियम का, कंडक्शन या रेस्पिरेशन? यस 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 यस। आप ऊपर गैस कंडक्शन, एक्सचेंज करोगे यार, आप लोग कंडक्शन होगा प्रोटेक्शन मैम। में भी, कंडक्शन ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एल्वेलाई में मैम होगा सिर्फ एक्सचेंज। एग्जैक्टली। सी, जो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका कंडक्शन में इन्वॉल्व है, कंडक्शन बोले तो सिर्फ पास करने में इन्वॉल्व है, चीजों को नीचे करने में इन्वॉल्व है कंडक्शन में। कंडक्शन मीन्स वो चीजों को पास कर रहा है, एयर आ रहा है बाहर से नीचे तक,
वो वाला पार्ट आपका सीडो स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि यहाँ पर वेयर एंड टेयर वाला भी खतरा होता है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है आपका, जहां पर आपका एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज का रोल है, वहां पर आपका कौन सा एपिथेलियम है? वहां पर आपका या तो सिंपल स्क्वैमस है या तो सिंपल क्यूबाइडल है। तो यही 3 एपिथेलियम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। सी, इसको बाद में याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ रट लो मेरे साथ ही कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसमें एक तो ऊपर से नीचे तक जहां पे कंडक्शन का रोल है वहां तक सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वहां पर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, और जो हमारे एल्वियोलर है वहां पर आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो 3 ही एपिथेलियम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में याद करो। दैट इज इट। क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट एग्जाम में ज्यादातर ट्रैकिया पे, बोलो ट्रैकिया में कौन सा एपिथेलियम है, वो आता है एग्जाम में। ठीक है, सी नेक्स्ट हमने ये एग्जाम्पल भी रट ली, और हमारे जो ग्लैंड्स होंगे, हमारी जो ओवरी होगी, हमारे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे, वहां पर भी हमारा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो पीसीटी है। सी, हमने पढ़ा था अभी बोमैन्स कैप्सूल, हमने पढ़ा था लूप ऑफ हेनली, बट हमारे पास एक और भी तो होता है पीसीटी। पीसीटी में जो एपिथेलियम होता है दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो पीसीटी होता है, पीसीटी में जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे माइक्रोविलाई, यानी वही एब्जॉर्प्शन का काम करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी होता है एग्जाम में कभी। ब्रश बॉर्डर क्या होगा? ब्रश बॉर्डर बेसिकली क्यूबाइडल एपिथेलियम ही होगा, लेकिन इसके सरफेस पे, इसके एपिकल सरफेस पे होंगे प्रेजेंट माइक्रोविलाई, यानी कि एब्जॉर्प्शन में। आप लोगों को पता है ना कि पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? Yes, व्हाट इज एब्जॉर्ब? 100% क्या चीज एब्जॉर्ब होती है पीसीटी में? 100% electrolyte. ग्लूकोज 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 है, अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स, इनकी 100% एब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी में। ऑब्जेक्टिव आता है कि बताओ जी 100% क्या चीज एब्जॉर्ब होता है, तो आप लोग याद रखिए कि पीसीटी में जो एब्जॉर्ब ये है एपिथेलियम है दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अपने दिमाग में लिंक बिठा के रख लो ताकि बाद में डिफिकल्ट ना हो जाए सारे एपिथेलियम को रटना। नेक्स्ट इज सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर क्या हो सकता है? सिंपल कॉलमनर हो सकता है वही बात कि एक तो एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, और लेयर ऑफ सेल्स में क्या होगा? कॉलमनर है, यानी कि सिलिंड्रिकल सेल्स है, हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। ठीक है, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये होता है हमारे स्टमक में, एबोमेसम में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे गॉल ब्लैडर में। कुछ याद कर दो कोड एसआईजी। ठीक है, तो आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन्स, आपका गॉल ब्लैडर, इनमें होता है आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट। ठीक है, और जो गॉबलेट सेल्स होती है, हमने अभी बोला कि हमारी बॉडी में जो म्यूकस प्रोडक्शन करता है उन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स का जो एपिथेलियम होता है वो भी मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स ही होती है। क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, बताओ जी गॉबलेट सेल्स क्या होती है? गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स। ये जब कॉलमनर सेल्स थोड़ी बहुत मॉडिफाई होगी तो ये बन गई गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये जो गॉबलेट सेल्स होती है इनके अंदर होता है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, इनको आप बोलते हो म्यूसिनोजन ग्रैन्यूल्स। म्यूसिनोजन क्यों? बिकॉज ये प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस। ठीक है, जब इनके अंदर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, म्यूसिनोजन ग्रैन्यूल्स, एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रैन्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। जब इमेजिन करो, जब कोई चीज अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेल नहीं फट जाएगी, सेल फट जाएगी और म्यूकस जो है ना वो बाहर आ जाएगा। दिस इज गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल्स आर योर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, सी, हम कभी कभी क्या होगा, जो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है ये वाला, कभी कभी ये मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई बोले तो इसकी सरफेस जो होगी एपिथेलियल सेल, इसमें मॉडिफिकेशन होगी। अब मॉडिफिकेशन हमने पहले ही पढ़ा था, मॉडिफिकेशन कैन बी सीलिया, मॉडिफिकेशन कैन बी माइक्रोविलाई। कहीं कहीं पे सीलिया होंगे, कहीं कहीं पे विलाई होंगे। अब ये डिपेंड करेगा क्या इसका रोल, अगर इसका रोल ट्रांसपोर्टेशन में है तो सीलिया होगा, अगर इसका रोल एब्जॉर्प्शन में है तो माइक्रोविलाई होंगे। ठीक है, अगर आपके कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया आएंगे तो आप इसको बोलोगे सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कोई दिक्कत? सिंपल, अभी तक बोल रहे थे सिंपल कॉलमनर, अगर सीलिया आ गए तो आप बोलोगे सिंपल सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सिंपल सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है कहाँ कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके फेलोपियन ट्यूब में, ये होंगे हमारे एपिडिडाइमल सेल्स में। अच्छा, कोई बताएगा कि फेलोपियन ट्यूब में क्यों होंगे सीलेटेड एपिथेलियम? व्हाई सीलिया इन फेलोपियन ट्यूब? समझो यार। मैम ओवा, वो साइड्स को एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली, इसको ओवा को ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ओवा को। ठीक है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, इसको यहाँ पर आप लोगों को पता है ना कि फेलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट होता है इन्फंडिब्यूलम, है ना, यहाँ से वो ओवा वगैरह लेगा, फिर अंदर से उसने स्पर्म भी लिया होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगी, फिर उसको आगे भी भेजना है, तो तभी यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रोल है। अच्छा, ये एपेंडाइमल सेल्स कहाँ होती है? ब्रेन पे होता है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, है ना, ब्रेन और के स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं।
ठीक है। तो जो ब्रेन होता है उसमें जो ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एपिडाइमल सेल्स, और इन दोनों जगहों पर आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों जगहों में जो आपका एपिथेलियम होगा दैट विल बी सिंपल सीरेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हो सकता है कि आपके एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई है। ठीक है। तो सी अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो माइक्रोविलाई अगर रेगुलरली अरेंज्ड है तो इनको उस टाइम पे होता है स्ट्रेटेड बॉर्डर। अगर माइक्रोविलाई इरेगुलरली अरेंज्ड है तब उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ठीक है। तो ये जो माइक्रोविलाई वाले प्रेजेंट होते हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। क्यों होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आपको एब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है। तभी वहां पे माइक्रोविलाई होंगे प्रेजेंट। और दूसरा आपके गॉल ब्लेडर में भी होते हैं। गॉल ब्लेडर को आप बोलते हो ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर बोले तो सी अगर माइक्रोविलाई रेगुलरली अरेंज्ड है, रेगुलरली, तब बोलते हैं हम स्ट्रेटेड बॉर्डर। अगर माइक्रोविलाई इरेगुलरली अरेंज्ड है तब हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो एग्जाम में क्या आएगा सिंपली बताओ जी, कि जो सिंपल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें विलाई होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लेडर में। अगर सिलेटेड पूछा जाए तो फेलोपियन ट्यूब और एपेंडिडाइमल सेल्स में। सी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को एक चीज अभी पढ़ाई थी, वो पढ़ाया था इंटेस्टाइन्स में कौन सा एपिथेलियम होता है और स्टमक में कौन सा एपिथेलियम होता है। आप लोग मुझे बताएंगे जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन्स है यहाँ पर सीलिया की जरूरत है? नो मैम। सी अगर क्वेश्चन आता है ना, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बात गांठ बांध के रख लो कि जो स्टमक होता है, बाद में एक्सेप्शन भी बताऊंगी लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो, स्टमक जो होता है, इंटेस्टाइन्स जो होती है, इनमें जो एपिथेलियम या गॉल ब्लेडर जो होता है, इन तीनों में जो एपिथेलियम होता है दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बस इतना पहले याद रखो, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लेडर, कौन सा एपिथेलियम? सिंपल कॉलमनर। अब अगर इंटेस्टाइन्स में स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ तो कौन सा होगा? उस टाइम पे लग जाएंगे सीलिया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में सीलिया नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेनली एपिथेलियम होगा दैट विल बी सीलेटेड, सिंपल कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम। और अगर नॉर्मली इंटेस्टाइन में पूछा गया तो इंटेस्टाइन के लिए राइट सिंपली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया तो उस टाइम पे आप लगा देना सीलिया, सीलेटेड एपिथेलियम। तो याद रखेंगे हम, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो होता है स्टमक में, वो होता है इंटेस्टाइन्स में, वो होता है गॉल ब्लेडर में। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक? यस मैडम। यस मैम। यस मैम। यहां तक याद हो गया? यस मैम। सी यहाँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गई, इसको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब होता है हमारे पास सीरो स्ट्रेटिफाइड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्राइकिया मैंने ऑब्जेक्टिव्स में देखा हुआ है, ये ट्राइकिया पूछते हैं, इसको रट लेना। सी और आई कर्व, जो आई कर्व बैच के स्टूडेंट जो है ना उनको लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, वेजिकुलर ग्लैंड्स देखा किसने पेपर में? दिस वाज आस्क्ड इन आई कर्व 2024 आई थिंक, आई कर्व को ये पूछा था। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है, अच्छा एक मिनट रुकते हैं क्योंकि ये एपिथेलियम बहुत डिस्कसिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे फास्ट फॉरवर्ड में आंसर दोगे, ठीक है? तो पहले एल्वियोली ऑफ लंग्स में कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस। इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल Columnar. कॉलमनर। सिंपल Intestine के लिए columnar। स्ट्रेटिफाइड। कॉलमनर। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक पोर्शन है लंग्स का जिसमें आपका रेस्पिरेटरी का रादर, जिसमें आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम है, कौन सा है वो? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। एग्जैक्टली वेरी नाइस नाइस, मतलब याद हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल। एग्जैक्टली। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल क्यूबॉइडल। एग्जैक्टली, दैट मींस चीजें रट गई है। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट सीडो स्ट्रैटिफाइड। हमने पहले ही बताया था कि हमने इसको सीडो स्ट्रैटिफाइड कहा। सीडो मींस झूठा, यानी ये था ही नहीं कभी स्ट्रैटिफाइड, ये तो झूठ बोल रहा है मैं स्ट्रैटिफाइड हूँ। हमें लग रहा है स्ट्रैटिफाइड है, ये नहीं था स्ट्रैटिफाइड। क्यों नहीं था? बिकॉज हमें लग रहा था कि न्यूक्लियर की जो लाइन है, अलाइनमेंट है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई ऊपर है। हमें लग रहा था कि शायद अलग अलग तरह की सेल्स है। बट चूंकि क्या हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तक सारी सेल्स पहुंच गई थी लेकिन ऊपर तक आई नहीं थी, तो हमें लगा शायद अलग अलग लेयर्स की सेल्स है, बट ऐसा नहीं था। तभी हमने इसको बोला सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये जो सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है ना, ये मोस्टली होता है सिलेटेड, इसमें ज्यादातर होता है सिलेटेड। अगर इसमें सिलेटेड होता है तो आप क्या नाम दोगे? सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। अब डिपेंड करेगा ये कॉलमनर है या फिर कुछ और है। सी यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला अच्छे से देख लो,
ये वाला, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स देखे। ये है सीडो स्ट्रेटिफाइड, समझ लो ना, सीडो स्ट्रेटिफाइड मतलब झूठा स्ट्रेटिफाइड, यानी एक ही लेयर है। किसकी एक ही लेयर है? कॉलमनर एपिथेलियम की। ठीक है, यानी टाइप ऑफ हेयर पैक कॉलमनर मिला है एपिथेलियम। बेटा, के लिए कुछ मंगा दे। हैं? चीज नहीं, चीज मिल जाएगी। मैम बंद कर दीजिए। सी क्या है ये? सीडो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सी सीलिएटेड कॉलमनर, यानी कि सेल्स कैसी होंगी? सेल्स कैसी होंगी? कॉलमनर। ठीक है, न्यूक्लियर लेकिन होगा ऐसे, कहीं पे कहीं ऐसे, कहीं पे हमें लगेगा डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स है। और साथ में क्या होंगे? ये हो गया सीडो स्ट्रेटिफाइड, साथ में क्या? सिलेटेड, यानी कि यहाँ पे सीलिया है, साथ में क्या? कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी दिखेंगी, ऐसे ऐसे होती है बीच में गॉबलेट सेल्स, कोई जो म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करती है। अब कोई बोलेगा मैम इसमें गॉबलेट सेल्स क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा म्यूकोसेलरी क्लियरेंस है, यानी वहां पे गॉबलेट सेल्स का भी होना सीला के साथ साथ बहुत जरूरी है। ये वाला एपिथेलियम कहाँ होगा? इसको आप रेस्पिरेटरी ट्रैक एपिथेलियम भी बोलते हो, इस वाले एपिथेलियम को। ये होता है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बोला था, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। यहाँ पर जो आपका एपिथेलियम होगा दिस विल बी कौन सा एपिथेलियम हो गए? सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ तक ठीक है ये? यानी सी इनफैक्ट ब्रोंकाई के बाद जो आते हैं ना हमारे और दो ब्रोंक्यूल्स, आपके ब्रोंक्यूल्स, सी पता नहीं आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का चेन याद है, बट मैं कोशिश करूंगी। देखो ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया के बाद होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद होते हैं आई थिंक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का अलग नाम रखा था ना, अलग एपिथेलियम पढ़ा था ना, ट्यूबाइडल वाला। यस अब मैम। बचता था, अब बचता था हमारा ये वाला पोर्शन, ये नेजल कैविटी से लेकर हमारा लगभग कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। यहाँ तक, यहाँ पर होगा हमारा कौन सा वाला एपिथेलियम? सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये ठीक है। अब होता है मेल्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें भी होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन यहाँ पर सीलिया नहीं है, यहाँ पर सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये होता है एपिडिडाइमस में, ये होता है वास एफरेंशिया में, ये होता है वास डिफरेंस में। सी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल कुबाइडल। सिंपल क्यूबाइडल। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कॉलमनर कि कॉलम। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि सिंपल ये जो ये होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ से ये मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्यूब्यूलर रेक्टाई। पढ़ा है? यस यस मैम। मैम, ट्यूबुलर रेक्टाइल। ट्यूबुलर रेक्टाई मिलके क्या बनाता है? रेडिटेस्टिस। हाँ, पढ़ा फिर है ना? एपिडाइडमिस। हाँ। नहीं नहीं, रेडिटेस्टिस मिलके बनाता है वाजा एफ्रेंशिया, वाजा एफ्रेंशिया बाद में बनाता है एपिडिडाइमस। तो अब यहाँ पे कुछ सी, यहाँ पर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए कौन सा एपिथेलियम याद रखा था? क्यूबॉइड। सिंपल कॉल। क्यूबॉइड। कॉलमनर क्यूबाइडल, जो भी याद रखा था। उसके बाद ट्यूबुलर रेक्टाई, रेडिटेस्टिस, वाज एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद आता है वाज डिफरेंस। इन सब में एक ही एपिथेलियम होता है, दैट इज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कितना इजी है याद करना। सी एक का डिफरेंट था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, बाकी उसके बाद जो भी आए, चाहे ट्यूबुलर रेक्टाई आए, चाहे रेडिटेस्टिस आए, चाहे वाज एफ्रेंशिया आए, चाहे एपिडिडाइमस आए, चाहे वाज डिफरेंस आए, इन सब का एक ही एपिथेलियम होता है, दैट इज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। मैम, जी इनको अपन फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते ना, जैसे और कर रहे थे एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन। कर सकते हो यार, कर लो, देख लो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब मल्टी वेरिएंट है ना, मतलब हाँ बहुत अलग लेकिन अलग। लेकिन लेकिन और ओरल ओरल जो ट्रांसपोर्टेशन करता है कहीं पर, वहीं पर सिक्रीशन भी हो जाती है, तो इसको वैसे नहीं कर सकते, नहीं एपिथेलियम के बेसिस पे ही करना है। ठीक है, हालांकि मैंने लिखा है इसमें, जहां जब फंक्शन है वहां पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सिर्फ एक ही जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डिफरेंट एपिथेलियम है, बाकी जो रेडिटेस्टिस है, ट्यूब्यूलर रेक्टाई, वाज एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस है, वाज डिफरेंस है। इन तीनों में याद रखोगे सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब आइकर को ये सवाल आया था, वेजिकुलर ग्लैंड्स क्या होते हैं? वेजिकुलर ग्लैंड्स, Seminal vesicles. सेमिनल सेमाइनल, वेसिकल्स। एग्जैक्टली। सी सेमाइनल वेसिकल्स को आप एक सेकंड यार मेरे को देखने दे दो, यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा था। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैज क्यूबाइडल एपिथेलियम। कॉलमनर में सिर्फ सिग रखो याद, कोड SIG, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर।
एक सेकंड, कहाँ थी मैं? हाँ, सी अब क्या है, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबाइडल, सॉरी, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सिंपल क्यूबाइडल था। बाकी जो भी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचता है ना, याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिविजुअली, तो जो मैं बोल रही हूँ ना वही करो। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अलग कर दो क्यूबाइडल, बाकी जो भी बचता है ना ट्यूब्स, ट्यूब्स जो भी है, लैर ये है, आप एपिडाइडमस है, एफरेंशिया, डिफरेंशिया, रेड प्लेसिस ट्यूबरक्ट, उन सब का याद रखना। सीरोस्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब जो वेजिकुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप सेमाइनल वेसिकल्स भी बोलते हो, इसका भी सेम एपिथेलियम है, सीरोस्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये आया था आइकर में 2024 में, आई थिंक। अब बचता है ये दो क्वेश्चंस हमारे, कि यार हमने तो पूरा सी, मैंने क्या किया, मैंने ये बुक में बहुत डीप लिखा था, बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ये आपको यहाँ पर ना कंपेरेटिव हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद करना। ये जब हमने वेजिकुलर ग्लैंड पढ़ा, अब क्यों ना हम और दो ग्लैंड देखिए, हमारे पास और कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरेथ्रल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर आपका होता है सिंपल क्यूबाइडल या फिर कॉलमनर, दोनों में से एक होगा, या तो क्यूबाइडल होगा या तो कॉलमनर होगा। सी अब इससे हमें दो चीजें समझ में आ रही है कि रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एपिथेलियम होता है ना, वो दो तरह का मेनली होता है, या तो सीडोस्ट्राटिफाइड कॉलमनर होगा या तो सिंपल क्यूबाइडल होगा, क्योंकि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी सिंपल क्यूबाइडल है और इन दोनों में भी, बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट में भी सिंपल क्यूबाइडल है, या फिर इसका कॉलमनर एपिथेलियम रख लो। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। Yes, madam. आयकर वालों का ये क्वेश्चन आया था, तो उनको मैं बोल दूंगी कि ये इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि ये आया था लास्ट वाले पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड क्या हो सकता है? स्ट्रेटिफाइड बोले तो बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी जो कि अरेंज होगी किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, आप लोगों को क्या लगता है ये जो सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी सेम होती है? नहीं। नहीं होती है। तो आप इसको किस बेसिस पे स्क्वामस, किस बेसिस पे कॉलमनर नाम रखते हो? ये फंक्शन के बेसिस। बेसमेंट फंक्शन को के बेसिस पे नहीं रखते, Superficial layer. जो सुपरफिशियल बेसमेंट को लेयर, अटैच करती है सुपरफिशियल लेयर लेयर वो। मतलब ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, जो ऊपर वाली लेयर है ना दिखने में, सुपरफिशियल लेयर मींस ऊपर वाली लेयर। तो ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, उसके बेसिस पे हम इसको स्कैमस नाम रखेंगे, हम इसको कॉलमनर नाम रखेंगे, हम इसको क्यूबाइडल नाम रखेंगे। अदरवाइज जो सेल्स की लेयर्स होती है ना, वो डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारी लेयर सेम होती है ना, जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना, उसके बेसिस पे आप इसका नाम रख देते हो, फिर स्क्वामस बोलो, क्यूबाइडल बोलो, या फिर कुछ और बोलो, इट इज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल लेयर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्ट्रेटिफाइड, पहला हमने रखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आप लोगों में से मुझे मुझे आप लोगों में से कोई बताओ कि इसमें एक लेयर होंगी या मल्टीपल लेयर होंगी? मल्टीपल। मल्टीपल लेयर। मल्टीपल। हाँ, तो टॉप लेयर कौन सी होगी? Squamous. सुपरफिशियल लेयर, ऊपर वाली स्क्वैमस। जो बाकी लेयर्स होती है ना, वो होती है कॉलमनर। ठीक है, तो बाकी जो लेयर्स होंगी वो कॉलमनर होंगी, सिर्फ जो सुपरफिशियल लेयर होंगी वो होंगी आपकी स्क्वैमस। इसी बेसिस पे इसका नाम रखा हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, ये दो तरह की होती है, एक होती है कॉर्निफाइड, एक होती है नॉन कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड बोले तो केराटिनाइज्ड है ना, सेम बात है ना, कॉर्निफाइड बोलो या केराटिनाइज्ड बोलो, सेम है ना। यस। अब ये बताएगा कोई कि केराटिनाइज क्या होता है, व्हाट इज केराटिनाइज लेयर? डेड सेल्स होते हैं। कॉर्निफाइड, प्रोटीन। एग्जैक्टली जो ऊपर वाली लेयर में सेल्स होती है ना, जब वो मरती है ना, तो जब वो डेड हो जाती है, तो वो जो सेल्स होती है ना, वो वहां पे केराटिन, केराटिन डिपोजिशन होती है। तो ये जो ऊपर वाली सेल्स है ना, ये बनाती है फिर केराटिन, मरने के बाद ये बनती है केराटिन लेयर, यहाँ पे बनती है। ये असली डेड सेल्स ही होती है जहाँ पे केराटिन लेयर बनाती है। अब यार बताओ, ये इतना इजी है बोलने में, कहाँ पे होगा ये केराटिनाइज एपिथेलियम? वो क्या लगता है, केराटिन इज हार्ड, कहाँ पे होगा ये हार्ड? Nails. कहाँ? पोर्न में नेल एग्जैक्टली वगैरह। जहां पे भी आपकी बॉडी में है ना, नील्स है हमारे, हॉर्न्स है, टेयर्स है, जहां पे Hairs. वेयर एंड टेयर होता है ना, जहां पे वेयर एंड टेयर का फंक्शन है ना, जहां पे फ्रिक्शन है, जहां पे भी बॉडी में फ्रिक्शन है, जहां पे भी वेयर एंड टेयर है, जहां पे भी फ्रिक्शन है, जहां पे भी एटमोस्फेयर को एक्सपोज्ड है, वो सब सरफेसेस में जो एपिथेलियम होगा, दैट इज स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस, कॉर्निफाइड या फिर केराटिनाइज्ड, एक ही बात है, दैट इज स्किन, हूफ, हेयर एंड नेल। अच्छा, आप लोगों को ये चीज पता है कि जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, सॉरी, उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो भी इसी एपिथेलियम का बना होता है। डू यू नो इट? पता है? हम में नहीं ऐसा होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है ऐसा। जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो मतलब रूमिनेंट्स होते हैं तो पता ही है, जिनका जिनका
क्वार्टर स्टमक होता है, ठीक है। पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स रूमिनेट्स जो होते हैं, रूमिनेट्स में जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे बिकॉज आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन समवेयर, तो जो रूमिनेट्स होता है उनका जो माउथ होता है, उनका जो इसोफेगस होता है, उनका जो फोर स्टोमक होता है, फोर स्टोमक बोले तो उनका रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं ना, ये बने होते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के। दिस इज केराटिनाइज्ड। अब कोई बोलेगा मैम व्हाई इज इट केराटिन, बिकॉज केराटिनाइज्ड लेयर मींस रफ, जहां पे वेयर एंड टियर का खतरा हो, तो इसको इस यहाँ पे इनको क्यों ऐसा एपिथेलियम होता है? हार्ड फीड पार्टिकल को ये तो बड़ा फाइबर वगैरह जाते हैं ना। एग्जैक्टली, ये बहुत कोर्स फीड खाते हैं, कभी कभी उसमें तारे भी होती है ना, ये बहुत कोर्स फीड खाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि नेचर ने इनका जो एपिथेलियम बना होता है उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अब इनका नेक्स्ट ओमेसम के बाद नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा, मतलब नेक्स्ट स्टमक कौन सा होगा, कौन सा पार्ट होगा? अबोमेजम। अबोमेजम। इसको बोलते, इन तीनों को बोलते हैं फोर स्टोमक, अबोमेसम को बोलते हैं ट्रू स्टोमक, है ना, क्योंकि यहीं पर वो पेप्सिन वगैरह निकलता है। अब बताओ कि अबोमेसम में कौन सा एपिथेलियम होगा इनके? एग्जैक्टली कॉलमनर एपिथेलियम, जो मैंने अभी स्टमक पढ़ाया था। जब मैंने स्टमक पढ़ाया था उसका मतलब था एबोमेसम। हालांकि मतलब अगर आप वो पूछोगे मैम जो बाकी है जैसे कि मोनोगैस्ट्रिक्स है या हम में भी ऐसा एपिथेलियम होता है? नहीं, हमें कैराटिनाइज नहीं होता है, वी डोंट हैव कैराटिनाइज, हमें कॉलमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये इनमें होता है सिर्फ, दिस इज एन एक्सेप्शन, और इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड, मतलब ये कॉर्निफाइड होगा, यहाँ पे केराटिनाइज लेयर नहीं होगी, लेकिन स्ट्रैटिफाइड भी है और स्क्वैमस भी है। ये होता है माउथ में, ये होता है कुछ पार्ट ऑफ फेरिंग्स में, ये होता है वजाइना में, ये होता है एनल कैनाल में। यहाँ पर इन तीनों जगहों पर जो एपिथेलियम होगा दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड, ठीक है। सी, हम जो बाकी है यानी कि जो मोनोगैस्ट्रिक्स है ना, उनके माउथ में होगा नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, लेकिन रूमिनेट्स के माउथ में नहीं होगा कॉर्निफाइड, नॉन कॉर्निफाइड, रूमिनेट्स के माउथ में होगा केराटिनाइज्ड कॉर्निफाइड। दिस इज अ डिफरेंस, तभी मैंने ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। दिस इज ओनली इन केस ऑफ जो माउथ में नॉन कॉर्निफाइड है ना, ये मोनोगैस्ट्रिक्स में है, ये हम में है, लेकिन इनमें नहीं होगा रूमिनेट्स में। रूमिनेट्स में क्योंकि माउथ से ही ये लोग कोर्स फीड अंदर लेने जाते हैं, तो उनके माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा केराटिनाइज वाला एपिथेलियम। इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है? यस मैडम। अच्छा, एक बात बताएंगे आप लोग, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, मुझे एक चीज याद आई थी, पहले याद नहीं आई थी, अब आई। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना सेल का, क्या ये विजिबल होता है किसी स्टेन से? नो मैम। यस मैडम। नो कौन मैम। से स्टेन होते हैं? होता है। से ये याद रखना यार, पता नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो हमारी हमारी होती है HNE स्टेन, पता है ना आप लोगों को? HNE स्टेन यूज करते हैं हम लोग, टॉक्सिन है इसकी। इओसिन हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन, HNE स्टेन जो होता है ना, मोस्टली हम हिस्टोलॉजी में यही स्टेन, आई थिंक इनको है, एग्जाम में है इनको, सॉरी MP वाले बैच को, जो HNE स्टेन होती है ना, वो स्टेन नहीं करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए सिर्फ एक ही स्टेन होती है, उसको बोलते हैं पास स्टेन। ये पढ़ा है ना, पास स्टेन, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट ऐसा कुछ है। shift stain, periodic acid shift stain. This is the only stain which can stain basement membrane. I think ये गॉल ब्लैडर वगैरह में भी पास स्टेन होती है, ठीक है। जो पास स्टेन होती है ना, ये स्टेन करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। जो नॉर्मल स्टेन होती है ना, HNE स्टेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को स्टेन नहीं करती है। किसी जगह पे मेंशन लिख के रखना, हो सकता है कहीं भी पूछा जाए। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी क्या होगा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर? सेम बात है, बहुत सारी लाइंस होंगी, लेकिन कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ये होता है कुछ पार्ट ऑफ फेरिंग्स में, ये होता है मेल यूरेथ्रा में, ये होता है फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टिवा में। ये कंजक्टिवा का फॉर्निक्स समझ में आ रहा है? यस मैडम। कंजक्टिवा कहाँ होता है? आइज। आईज में। आईज में वो दो लेयर्स होती है ना, कुछ लैबियर और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, जहां पे वो दोनों मिलती है उसको बोलते हैं फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टिवा। तो यहाँ पर भी आपका जो एपिथेलियम है वो है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। बट हाँ, आई विल गिव अ ट्रिक, डोंट रिमेम्बर दिस, नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं आएगा ये, जो मैंने पहले बोला वही आएगा एग्जाम में। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम। ये जो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर होगा, सी अगर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिर्फ होगा, अगर इस कॉलमनर पे आप सीलिया भी होंगे, तब आप इसको बोलोगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम। ये होता है कुछ पार्ट ऑफ लेरिंजियल कैविटी में। सी लैरिंग्स में जो मेनली एपिथेलियम होता है वही होता है, सीडोस्ट्रैटिफाइड ही होता है, सीडोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लेरिंग्स ऐसा होगा जहां पर आपको स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम मिलेगा, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके जो नीजल सरफेस होती है उस पे होता है। ये सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे होता है प्रेजेंट? माउथ में। है ना, माउथ में दो,
एग्जैक्टली माउथ में दो पैलेट होता है, एक तो हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, समझ में आता है ना ये? हार्ड पैलेट एंड Yes. सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट हार्ड क्यों होता है? बोन होता है उसमें। यहाँ पे और हाँ, और यहाँ पे वो ट्रांसवर्स रिजेस होती है प्रेजेंट, है ना? ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को एनाटॉमी में। तो यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट में भी ही स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम होता है। ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एपिथेलियम है दैट इज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहला हम मैम ये लैरिंजियल कैविटी में आप बोल रही हो तो इसमें जो कार्टिलेज होते हैं जैसे क्रिकॉइड, यहाँ एरेटिनॉइड पर और वहीं पर होता है, वहीं पर एग्जैक्टली जहाँ पे वो कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड वगैरह, वहीं पर होता है ये एपिथेलियम। बाकी वाले पोर्शन में सीडोस्ट्रैटिफाइड ही है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एपिथेलियम। कहाँ पे होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? यूरिनरी ब्लैडर में। एग्जैक्टली। इसका दूसरा नाम होता है यूरोथीलियम। सी हमने कितने थीलियम पढ़े? हमने मीजोथीलियम पढ़ा, हमने एंडोथीलियम पढ़ा, हमने एक और पढ़ा था, कौन सा था वो हार्ट वाला? कौन सा था वो? मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोथीलियम, है ना? तो एक और थीलियम है आपका यूरोथीलियम। यूरोथीलियम होता है आपके यूरिनरी ब्लेडर में, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ना, ये सिर्फ आपके यूरिनरी ब्लेडर में प्रेजेंट होता है। बिकॉज सी ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा ना, ये सिर्फ यूरिनरी ब्लेडर में प्रेजेंट होता है, मतलब सिर्फ यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट। यूरिनरी ब्लेडर में सिर्फ नहीं होता, बेसिकली सिर्फ आपके यूरिनरी ट्रैक में होता है प्रेजेंट। जब आपके सिर्फ यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है तभी इसका नाम है यूरो एपिथेलियम या फिर यूरोथीलियम। ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलेगा मैम ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ना, ये बना होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स के, 3 से 4 लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है। और ये जो सेल्स होती है ना, ये फ्लैट हो जाती है जब उनको स्ट्रेच किया जाता है। मतलब स्ट्रेच कैसे होंगी? जब जब यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन बहुत बढ़ जाएगा, है ना? आप लोगों को पता है यूरिनरी ब्लेडर की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कैविटी कॉल्ड एज? पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है बीच बीच में। ट्राइगोन। ट्राइगोन। यूरिनरी ब्लेडर की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ट्राइगोन। और यहाँ पर जो एपिथेलियम होगा वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। इमेजिन करो कि आपकी यूरिनरी ब्लेडर फुल है, ठीक है? तो फुल जब होगा तो ये स्ट्रेच नहीं करेगा, तो उस दौरान जो सेल्स होती है ना, स्ट्रेच हो जाती है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स, ठीक है? तो होगा क्या यार, सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ट्रांजिशन क्यों बोलोगे? पहली लेयर होगी सुपरफिशियल लेयर जो होगी ना, वो बनी होगी पॉलीहेड्रल सेल्स की। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेयर होगी वो होगी पेयर शेप्ड सेल्स की ये। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी, नेक्स्ट 1 to 3, यहाँ पे होंगी क्यूबाइडल सेल्स। तो तभी इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पॉलीहेड्रल समझ रहे हो ना, मतलब पॉलीहेड्रल मींस पॉलीगोनल टाइप, ठीक है? इसको किसी किसी बुक पे अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स भी बोलते हैं, कि अपर लेयर जो होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स होती है। अपनी मर्जी है, अम्ब्रेला शेप्ड याद रखो या फिर पॉलीहेड्रल सेल्स याद रखो। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ यही आएगा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन योर यूरिनरी ब्लेडर। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूरेटर में, पेल्विस ऑफ किडनी में यानी रेनल पेल्विस में, और पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में प्रेजेंट होता है। इन चारों जगहों पे। एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज यूरिनरी ब्लेडर इज इंपॉर्टेंट। तभी इसका नाम रखा गया है यूरो एपिथेलियम भी या फिर यूरोथीलियम भी, ठीक है? क्लियर? ठीक है। सी अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इतना ही एपिथेलियम में हो गया आपका पहला टॉपिक खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताओ जी, यूरिनरी ब्लेडर में कौन सा एपिथेलियम होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में कौन सा एपिथेलियम होगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अगर क्वेश्चन होता ट्रैक किया तो क्या होता आंसर? अगर क्वेश्चन होता एल्वियोली तो क्या आंसर होता? सिंपल स्क्वायर सिंपल स्क्वैमस। हो गया ये हो गया था ये क्वेश्चन। अब ये है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एपिथेलियम लाइनिंग द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज मेसोथेलियम। एग्जैक्टली। एपिथेलियम लाइनिंग द ट्रैकिया अब ये देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग द ब्लड एंडोथेलियम। एग्जैक्टली। एंडोकार्डियम में भी होता है ना, लेकिन ब्लड वेसल्स में तो एंडोथेलियम होगा, है ना? ब्लड बॉडी कैविटी में मेसोथेलियम होगा, हार्ट में एंडोकार्डियम। दिस इज इट, हो गया। दिस इज इट फॉर द डे। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या क्लास में? सी यार मुझे पता है नो कि यार मैम, बढ़िया है, अच्छा है।
यार मुझे पता है कि इसमें बहुत सारा ये आगे बहुत टफ होने वाला है। जहां जहां मैं क्या करूंगी, जहां जहां जो मेरा पोर्शन होगा, जहां जहां मुझे लगेगा ना टफ है, जहां 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 मुझे लगेगा कि हैंड रिटन नोट्स या फिर कुछ फ्लो चार्ट बनाने से चीजें आसान हो रही है, वहां वहां मैं कुछ फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को आसान बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा ना कॉपरेट करना किसी किसी जगह पे, क्योंकि ये बहुत अजीब होने वाला आगे आगे। तभी देखो क्या है, ये जो ऑर्गन, ये जो बुक है ना, अगर आप लोगों ने किसी ने आर के घोष पढ़ी होगी, उन्होंने नहीं दिया ऐसे एपिथेलियम, उन्होंने ऐसे ही दिया जनरल वाइज। बट मैंने खुद चैप्टर की विदन से निकाला, क्यों? क्योंकि मुझे पता था बाद में रटना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को। इट्स बेटर कि अगर हम इसी क्लास में ये चीज रट ले। और प्लीज जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, उसको रट लेना अच्छे से। मैंने मतलब आप लोगों को कोशिश की क्लास में रटवाने की, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे थे क्या क्या आते हैं। लेकिन कोशिश करना कि क्लास के इमीडिएट बाद ही इस चीज को रिवाइज करो, पर्टिकुलरली एमपी बैच। ठीक है, सो जो हिस्टोलॉजी वाला पोर्शन है ना, बेसिक हिस्टोलॉजी, आई विल ट्राई कि मैं इसको कल वाली क्लास में खत्म करूं, ऑर्गन्स के से पहले ही खत्म करूं, क्योंकि इसमें हमें अभी नर्वस पढ़ना है। क्योंकि गुजरात वाले बैचों का नर्वस टिश्यू भी नहीं, नर्वस वाला फिजियोलॉजी नहीं हुई थी। वो बोल रहे थे मुझे बच्चे कुछ कुछ। सी ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, आई विल ट्राई कि इसको मैं कल के एक ही लेक्चर में खत्म करूंगी। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे कि मास सेल्स, रेटिकुलर सेल्स, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। या फिर स्केलेटल टिश्यू, मसल टिश्यू का जो स्केलेटल सिस्टम है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने मीट वाली क्लासेस में। जिसने मेरी पास मीट क्लास दी होगी उसने पढ़ा होगा ये चीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो स्केलेटल टिश्यू है ना, ये बना, आप लोगों को पता होगा ना कि ये बना होता है, किसका बना होता है? ये मायोफिब्रिल है ना। पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं? पेरीमाइसियम बोलो, एंडोमाइसियम बोलो, मायोफिब्रिल बोलो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना मायोफिब्रिल किसका बना होता है? मायोफिब्रिल मायोसिन। एक्टिनोमायोसिन, एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोसिन। सार्कोमेर है ना, अच्छा। सार्कोमेर बोलते हैं ना उसको। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल सेल इज सार्कोमेर। तो सार्कोमेर जो होता है आपका, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, है ना। तो ये बना होता है आपके एक्टिन स्ट्रक्चरल नहीं फिलामेंट्स। होता मैम, ये तो फंक्शनल होता है। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चरल आपका मायोफिब्रिल होता है, राइट यार। सी ये जो जेड लाइंस दो है, इसमें क्या होगा, ये बना होता है आपके एक्टिन फिलामेंट का, आपके मायोसिन का बना होता है। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन वगैरह होता है। मुझे ये बताओ कि कल की क्लास में मैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है मीट में, आप लोगों में सबने ये पढ़ा है क्या कि कल मुझे डिटेल करना है इसको? नहीं मैम, पढ़ा ऐसे है जैसे मैंने। आज पढ़ाई वैसे पढ़ा दीजिएगा। अच्छा मेरे मैडम पास पढ़ा है आयकर मैडम, बैच आप भी, तो आगे चलिए मैडम, समय नहीं है इतना। सर मेरे पास आयकर बैच भी है ना, उन्होंने नहीं पढ़ा है ना मैडम मीट। आयकर वालों को मैडम सही से पढ़ा देना मैडम, हमारा 2-3 दिन की क्लास बच्ची है, पेपर ही आगे बना दो अगले हफ्ते। उनका तो मैडम अभी फॉर्म भी लास्ट डेट नहीं आई। हमारा महाराष्ट्र वालों ने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है मैम यार, आई विल सही से स्टडी। पढ़ाइए। मैम अरे सुपरफिशियल भाई, समझा देना, अलग ज्यादा टाइम अलग नहीं क्लास लगेगा। अरे सही से तुम पढ़ लेना, आराम से डिटेल में पढ़ लेना भाई, हमारा ठीक पेपर है, अगले हफ्ते। रागा सर, लेट इट बी। मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, टेंशन आराम मत से लो। भैया, आराम से। इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, आराम से ही आराम है आराम। यार। एग्रेसिव मत हो। नहीं नहीं, एग्रेसिव है ना, पेपर है ना, तो ये एग्रेसिव है। सबको बहुत हाँ मैं वो टेंशन तो होता है। वो तो कोई भी हो सकता है फिर। हाँ मैम, तो अलग ठीक है ज्यादा ना अलग यार, दिक्कत। क्लासेस ले लीजिए, सबसे सही रहेगा। ठीक है यार, मैं देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कल की क्लास में हिस्टोलॉजी खत्म करने की, बेसिक हिस्टोलॉजी मैं कल की क्लास में खत्म करूंगी, डोंट वरी। तो आई विल ट्राई कि मैं खत्म करूँ, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आई विल आल्सो आस्क अंकेश सर कि वो दूसरे साइड से हमारी ऑस्टियोलॉजी स्टार्ट करे, बिकॉज वहां से भी ओके क्वेश्चंस मैडम। आते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम। डोंट वरी। थैंक यू। और एमपी बैच, डोंट वरी यार, मेरे को पता है, आई नो, मतलब आप लोगों के थैंक साथ यू तो मैडम। मेरा बहुत टाइम गया है, मुझे पता है क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, डोंट वरी। तो ये आज की क्लास ठीक रही ना? यस मैम। यस मैम। यस यस मैडम, मैम, अच्छा हो। बढ़िया मैं रहा। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मैं शेयर कर रही बहुत हूँ बढ़िया। पीपीटी। ठीक है यार, कर दो मैडम। मैं शेयर कर रही हूँ पीपीटी अभी, जो जो मैंने बोला है, एमपी बैच प्लीज रट लो, हाँ। ठीक है मैडम। यस मैम। एंड जो आपका सी ऑस्टियोलॉजी पार्ट में देखूंगी क्या होगा। मैं कोशिश करूंगी आपके थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह बनाऊं मैं, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। क्योंकि यार सी मैं उतना हाई लेवल का एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ऐसा एनाटॉमी पढ़ाऊंगी जैसे मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ सकती हूँ, है ना। जैसे हम एज एन स्टूडेंट एग्जाम में पास कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू डू दैट पीएचडी वगैरह वगैरह, उतना ओके टाइम मैडम। नहीं है आपके पास, ठीक है। ओके देन, हाँ, इट इज फॉर द डे, थैंक यू। ओके बाय।